अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान का क्या होगा? वो चौतरफा टूटेगा, उसका विघटन होगा, या हर बार की तरह वो इस बार भी बच निकलेगा? पिछले 24 घंटे के भीतर बॉर्डर पर क्या हुआ और दोनों तरफ के किस तरह का आक्रामक कार्रवाई हुई, आज की परिचर्चा में हम पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, वहाँ की राजनीति, वहाँ की हुकूमत, वहाँ की सेना और भारत के अगले एक्शन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क, एक आतंकवादी देश जिसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, जो लगभग तबाह है, बैंकरप्ट कंट्री है। और इस वक्त वहाँ पर गंभीर बात यह है कि एक ऐसी सरकार बैठी हुई है जो धोखा देकर, जो लोकतंत्र को छीन कर ज़बरदस्ती बिठाई गई एक पपेट गवर्नमेंट है। शहबाज शरीफ की सरकार पाकिस्तान की फ्रॉड गवर्नमेंट है, जो नकली सरकार है, और वहाँ का प्रधानमंत्री भी नकली है, जिसे सेना ने ज़बरदस्ती वोट छीन कर बिठा रखा है। पाकिस्तान का जो नेता है वो जेल में है, इमरान खान, जिसकी पार्टी को मैंडेट भी मिला, लेकिन उनसे सारे वोट छीनकर उनके नेता को जेल में डाल दिया गया और एक नकली प्रधानमंत्री को पद पर बिठा दिया गया, जो पपेट है। शहबाज शरीफ और उनकी सरकार के कारनामे पूरी दुनिया जानती है। शरीफ ब्रदर्स ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, ये भी पूरी दुनिया ने देखा हुआ है। और ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की सरकार एक पपेट गवर्नमेंट है। शहबाज शरीफ एक बुजदिल, कायर, कमज़ोर, डरा हुआ प्रधानमंत्री है, जिसको ना अपनी आवाम का सपोर्ट हासिल है, ना अपनी हुकूमत का हासिल है, ना अपोजिशन का हासिल है, और ना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का। दरअसल पाकिस्तान की डेमोक्रेसी वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं, बल्कि वहाँ की सेना चलाती है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार पर पाकिस्तान की जो सेना है, वो सेना का काम करने के अलावा हर वो काम करती है जिसकी आप उम्मीद नहीं करते हैं। वो कारोबार करते हैं, वो बिजनेस करती है वहाँ की सेना, मॉल चलाती है, पिक्चर हॉल चलाती है, बाज़ार लगवाती है, ठेका पट्टा लेती है, पैसे कमाती है, और इस सब की खुलेआम वहाँ पर इजाज़त है। पाकिस्तान को बर्बाद करने में वहाँ की हुकूमतों का नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सेना का रोल रहा है। उनकी अपनी अदालतें हैं, उनकी अपनी पुलिस है। अगर वहाँ की मिलिट्री के खिलाफ कोई आवाम का आदमी, कोई सिविलियन, कोई शहरी कुछ लिखता बोलता है, उसको सेना वाले पकड़ ले जाते हैं, ज़बरदस्ती सज़ा सुनाकर जेल में डाल देते हैं। दरअसल पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए जब वहाँ की संसद चल रही है, वहाँ के वीडियोज़ वायरल हैं, पाकिस्तान की सरकार को पाकिस्तान की अपनी आवाम का सपोर्ट हासिल नहीं है। इसीलिए वो भारत के खिलाफ कुछ भी करने से डरते हैं, घबराए हुए हैं। पूरी दुनिया में टर्की को छोड़कर किसी का भी सपोर्ट, वो भी टर्की ने पर्दे के पीछे से सपोर्ट किया है, वरना दुनिया के किसी मुल्क ने पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया, भारत के साथ खड़े रहे। ये क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है, ये एक विश्वसनीयता का प्रश्न है, जो पाकिस्तान की मौजूदा नकली धोखे से आई पपेट गवर्नमेंट में बिठाए गए लोग हैं। नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान चलाता है, उसकी बेटी पंजाब में बैठी हुई है, और इनका हौसला नहीं हुआ, इनकी औकात और साहस नहीं है मरियम नवाज की कि वो भारत की किसी भी कार्रवाई की मजम्मत कर पाए। इनमें इतना नैतिक बल नहीं है। ये एक बुजदिल, कायर कौम है, और ऐसा वहाँ की आवाम कह रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब ब्रजेश मिश्रा करें ना। आप पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का जब झांक कर देखेंगे, एक कैंसरस सोसाइटी में तब्दील हो चुकी है, एक टेररिस्ट सोसाइटी में तब्दील हो चुका मुल्क है। इसी वजह से वो भारत पर खुलकर साहस कर हमला करने की औकात और साहस नहीं कर पा रहे। बहुत से लोग कल पैनिक थे कि पाकिस्तान ने यहाँ अटैक किया। अरे भाई साहब, ऐसे ऐसे घटिया ड्रोन्स भेजे थे जिनको मारने के लिए मिसाइल की ज़रूरत नहीं है, वो एयर गन से ही मारे जाएंगे। ऐसे 400 ड्रोन्स कल भेजे थे, जिसको लेकर हमारे मीडिया के भाई बहनों में बड़ा पैनिक था, यहाँ हमला कर दिया, वहाँ हमला कर दिया। इनकी कोई औकात नहीं है, ये पटाखा हैं, उससे भी बदतर हैं। इनकी हैसियत नहीं हुई कि ये मिसाइलों के जरिए भारत पर आक्रमण कर सकें या अटैक की क्षमता हासिल कर सकें। जवाब में भारत ने क्या किया? सिर्फ 4 अटैक किए, और 4 अटैक में इनको छठी का दूध याद दिला दिया। आसिम मुनीर अपनी फौज के साथ छिप गया
रावलपिंडी का ब्लास्ट बहनों भाइयों, हमारी मीडिया ने पता नहीं क्यों उसको ठीक से दिखाया नहीं। रावलपिंडी का मतलब समझते हैं क्या? पिंडी पाकिस्तान की आत्मा है। पाकिस्तान की जो सेना का जनरल हेडक्वार्टर है, जिसे जीएचक्यू कहते हैं, वो पिंडी में ही है। पाकिस्तान को इस्लामाबाद नहीं चलाता, गलतफहमी इस बार आई है। पाकिस्तान को पिंडी चलाता है। और उसी पिंडी के स्टेडियम में धमाका करके भारत ने पाकिस्तान की सेना को और उनके जीएचक्यू को औकात दिला दी कि स्टेडियम और जीएचक्यू के बीच की दूरी 3 किलोमीटर की है, वहाँ गिरा सकते हैं तो तुमको तो ख़त्म ही कर सकते हैं। कल्पना करिए कि अगर जीएचक्यू को तबाह कर दिया जाए तो पाकिस्तान का क्या होगा। हमारी रीच वहाँ तक है। ये तो भारत का सब्र है, संयम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि है। हम एक जिम्मेदार सोसाइटी हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से हमें उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है, बहनों भाइयों, कभी कभी डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ता है, निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ती है, वो भी एक ऐसी कमजोर, कायर, बुजदिल सरकार के सामने जो खुद में हताश है। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर अपने अपोजिशन का सामना करने की औकात नहीं रखता, सामना नहीं करता, कांपते हैं उसके हाथ, बोलते बोलते उसके मुंह से गिरने लगता है, सब अजीब सी स्थिति में है वो। तो बहनों भाइयों, ये सही वक्त है कि हमें कुछ कठोर कार्रवाई कर भी देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। तब जब इमरान खान जेल में है, पूरी आवाम उसके साथ खड़ी है। उसके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आज सदन में ये कहा कि अगर इमरान खान बाहर आ जाए और इस्लामाबाद में रैली कर दे तो 60 लाख पाकिस्तानी इकट्ठा होंगे। इसका मतलब कि शहबाज शरीफ की सरकार पपेट सरकार ही नहीं, अपने आवाम का सपोर्ट पूरी तरह से खो चुकी है। तो ये सही वक्त है कि एक कमज़ोर सरकार के सामने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि आने वाले दशकों तक भारत के लिए वो कोई चैलेंज या कोई खतरा या कोई आतंकवाद जैसी चीज़ के बारे में सोचने से पहले उनकी 7 नस्लें भी इस बात को सोचें। तो मैं आज आपको कुछ चुनिंदा बयान लाया हूँ। यह आपको किसी और मीडिया में नहीं मिलेगा, न चैनलों में मिलेगा। कोई इस्लामाबाद कब्जा करा रहा है, कोई लाहौर करा रहा है। सुरेंद्र राजपूत के दोस्तों की कमी नहीं, हर जगह मिलेंगे आपको वो। लेकिन हम आपके लिए ऐसे ऐसे लाए हैं बयान जिनको आप सुने और पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ। यस प्लीज। जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? हुकूमत को दलेरी का मुजाहरा करना चाहिए, बुज़दिली से बाहर निकलना चाहिए। ये क्या बुज़दिली है? हाल में उनको, अगर हिंदू बनिया ने हमारे पिंडी में हमला किया है तो हमें उनके दांत कटे कर देने चाहिए। कि फार्म 47 की लास्टिक की शलवार पहनी उन्होंने, नवाज शरीफ का क्या अंजाम है? कि फार्म 47 की लास्टिक की शलवार पहनी उन्होंने, तो वो अब एक इररेलेवेंट इंसान है। आप क्यों चाहते हैं कि वो कुछ बोलेंगे भी तो क्या उनके बोलने की हैसियत हो? यार देखें, आप बहुत बड़े अवामी रहनुमा हो, आपके पीछे बहुत पब्लिक सपोर्ट हो, तो फिर आपसे तवक्को की जाती है कि आप खड़े होंगे तो जरा अवामी सपोर्ट मिलेगी। तो सुन लिया आपने, 2 बयान तो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का है जो सदन में आज दिया है, और एक बयान आवाम का है कि फॉर्म 47 का कौन सा नारा है, वो क्या बोले थे, नाड़ा जो पहनने वाली, हाँ, वो सलवार का नाड़ा, 47 नंबर पहनते हैं। 47 नंबर समझते हैं, मतलब पेट 47 है, पेट बहुत बड़ा है। वो आवाम कह रही है इस बात का। इससे ज़्यादा मैंडेटलेस गवर्नमेंट क्या हो सकती है जिसके पास कोई मैंडेट ही नहीं है। तो बहन भाइयों, आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। फॉर्मर विंग कमांडर एस सुधाकरन, हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। कर्नल आरपी सिंह मेरे साथ इस कार्यक्रम में। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जैसे हैं और जिस तरह का उनके सदन में बयान सांसदों के आ रहे हैं और आवाम के बयान जिस तरह के हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ की मौजूदा सरकार दिखावे का ही सही, धोखाधड़ी का ही सही, लेकिन वो मैंडेट भी ये खो चुकी है। क्या ये हमारे लिए मुफीद वक्त है? देखिए, सरकार के पास तो ना शुरू से मैंडेट था, ना आज है, ना कल होगा। मैंडेट सिर्फ आर्मी के पास है और वो भी दबाव के है। कोई उनके पास कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है नेशन का। पर अगर आपने कभी देखा है पाकिस्तान को हिस्टोरिकली,
एक ही चीज उस देश को बाइंड करती है, वो है भारत से थ्रेट। और पाकिस्तान आर्मी चीफ जब वो अंदर का सपोर्ट खो रहे हैं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का सपोर्ट खोल रहे, वहां पे होल्ड खो रहे हैं, अंदरूनी माहौल बिगड़ रहा है, तो ये पहलगाम करके उन्होंने भारत की तरफ से थ्रेट प्रोजेक्ट किया है। कोशिश ये है कि अवाम एक साथ हो और उनको सपोर्ट दे। शहबाज शरीफ कोई है नहीं, कितने स्टेटमेंट देखे आपने शहबाज शरीफ के रोने के अलावा कि हमें सपोर्ट चाहिए, इंडिया की गलती है, उसके अलावा आपको कुछ मिला नहीं। दूसरी बात, ये जो सिनेरियो है इसको आप ले सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, एक्सप्लॉइट कर सकते हो, पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जहां तक भी आप एक्सप्लॉइट करोगे, आप एक लेवल तक इसको पुश करके एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मेरे ख्याल वो हम कर रहे हैं, वो दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। एक बात जो हम बहुत जरूरी पहली बार कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं चारों तरफ से। एक तरफ से मिलिट्री प्रेशर है, एक तरफ से इकोनॉमिक प्रेशर है, एक तरफ से अवाम के ऊपर दबाव है IWT का, एक तरफ से ग्लोबल प्रेशर आ रहा है, उनका कोई सपोर्ट नहीं है। IMF की फंडिंग, अभी मीटिंग शुरू होनी है, हो सकता है उधर आए। वर्ल्ड बैंक ने मुड़ के बोल दिया कि हम IWT के बीच में आएंगे नहीं। तो जो प्रेशर पाकिस्तान पे पड़ रहा है इस बार चारों तरफ से पड़ रहा है, और मेरे ख्याल ये सस्टेन अभी करना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जो जवाबी कार्रवाई थी वो पर्याप्त थी, या फिर ये शुरुआत है एक बड़े युद्ध की? अब ये अगर पाकिस्तान आगे करेगा, क्योंकि हमने आज जो आपका स्टेटमेंट आपने सुना शाम, बहुत क्लियर कर दिया कि जहां पे उनका एक कदम है, हम एक कदम से ऊपर जा रहे हैं। आज जो मीटिंग हुई है उस पर पॉसिबली तय किया जाएगा कि अगर पाकिस्तान ने थोड़ी भी हरकत करी रात को, तो जो जवाब जाएगा वो बहुत तगड़ा जाएगा। अब देखो क्या होता है शाम को। जैसी फितरत रही है पाकिस्तान की आर्मी की, आपको लगता है कि वो तो खुद चाहते हैं कि कुछ अस्थिरता हो, कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह का हो, ताकि वहां के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स अपने धंधे रोजगार चला सके? अगर आपको कुछ चलाना है भारत के खिलाफ, आपको तेल चाहिए, आपको एम्युनिशन रिजर्व्स चाहिए। है कितने दिनों का तेल है, किसी ने चेक किया है? मुश्किल से 3-4 दिन का तेल होगा। तो अगर आपके पास इतना कम तेल है और एम्युनिशन रिजर्व्स नहीं है, आप कितने दिन का लड़ाई चाहो? उनकी कोशिश ये है, जो आज तक दिख रही है, कि इंडिया के साथ नॉन काइनेटिक का, यानी कि डिस्टेंट वॉरफेयर, ड्रोन्स का इस्तेमाल, मिसाइल्स का, आर्टिलरी फायर, जो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है, जहां पे आपके मैक्सिमम रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, उसे कम से कम करो। जी, और शुक्रिया सर, प्लीज़ हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, आपसे आगे भी हम इस पर अपने विचार आपसे के साथ साझा करेंगे। मेरे साथ एस सुधाकरन जी मौजूद हैं, फॉर्मर विंग कमांडर हैं। सुधाकरन जी, इस बार मैं देख रहा हूँ ख़ास तौर पर ये जब से भारत ने स्ट्राइक की है पाकिस्तान पे, मैं ये देख रहा हूँ कि या तो ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, या फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल हो रहा है, मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है। इस बार का इंगेजमेंट जो पाकिस्तान के साथ हमारा है, और इसके पहले के जो इंगेजमेंट्स हैं, इस बार मुझे कुछ तरीके बदले हुए लग रहे हैं। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? जी, मैं ऐसे बिल्कुल महसूस नहीं करता, क्योंकि पिछले 20 साल में एयर पावर की जो इवोल्यूशन हुई है, उनकी रिस्पांस उसके हिसाब से हुआ है। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि आखिरी बार कब हमने पाकिस्तान को एंगेज किया था, जो भी एंगेजमेंट थोड़ा लेवल पे जब हुआ था, कारगिल में हुआ था। कारगिल में वो दोनों एयरफोर्स एक दूसरे से भिड़ी नहीं थी। उससे पहले शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद इट वाज 1971। तो 1971 में ये सब तकनीक इतने इवॉल्व नहीं थे। लेकिन अभी की स्थिति अभी चेंज हो चुकी है। अभी पाकिस्तान जो कर रहा है वो आज के टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिलो एवरेज है। मतलब वो अभी वहां तक पहुंचा नहीं है। अभी ऑटोनोमस ड्रोन्स का जमाना है,
AI का एक्सटेंसिव इस्तेमाल करते हैं लोग। पाकिस्तान ने ऐसा कुछ करते हुए ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, ज्यादा थोड़ा बहुत ऑटोमेशन किया है और वो भी बोरोड वेपन्स है, तो उसकी सिस्टम अभी उतनी इंटीग्रेटेड नहीं है जितनी इवॉल्व्ड। एक चर्चा आजकल एयर डिफेंस की कॉमन लोगों के बीच, आम नागरिकों के बीच बहुत है। हम लोग एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन ये एयर डिफेंस सिस्टम में कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग किस पोजीशन पे अगर पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, उनकी और हमारी एयर डिफेंस में क्या अंतर है? देखिए, जब मैंने वायुसेना में जब मेरा कमीशन हुआ था, तब ये माना जाता था कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस भारत से बेहतर है, क्योंकि हम बिल्कुल मैनुअल बैटसी, जो बेस एयर डिफेंस सिस्टम जिसको बोलते हैं, मैनुअल बैटसी सिस्टम पे होते थे और वो लोग ऑलमोस्ट सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम पे चलते थे। और तब उनके पास F-16 जैसे जहाज थे और हमारा मतलब हम उभर ही रहे थे तब। मतलब ये पराक्रम के जस्ट पहले की बात है। मैं कारगिल के दौरान ही इंस्पायर होके मैंने डिसाइड किया था कि एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा, तो मुझे इसरो में भी जाने का मौका मिला था। लेकिन मैंने एयरफोर्स को ग्रो करते हुए देखा है। मतलब 5 ही साल में एयरफोर्स में एयरफोर्स नेटवर्क आया था, जिसके बलबूते पे इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का स्थापना हुआ था। और ये हमारे आज के डेट में जो एयर डिफेंस जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसका बेस है। मतलब हमारे जितने भी रडार्स हैं वो इंटीग्रेटेड है, जितने वेपन सिस्टम्स हैं वो इंटीग्रेटेड है, और हम मतलब ये बॉडी के जैसे अंग काम करते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हम सिंगल कमांड से ये लॉन्च कर सकते हैं? मतलब सिंगल कमांड देकर भी हम इन्हें लॉन्च कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है। हर बेस में एक सिस्टम रहता है, लेकिन वो बेस मतलब ऐसा नहीं है कि वो कटा हुआ है, वो अकेले में नहीं लड़ रहा है, वो एकजुटता से लड़ता है, एक यूनाइटेड तरीके से लड़ता है, लेकिन उसकी एक रीजनल लोकल ऑटोनॉमी रहती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप अंबाला की बात करें तो अंबाला की अपनी एक बेस एयर डिफेंस सिस्टम होती है, वो उस एरिया में वो ऑटोनोमसली काम करते हैं। तो ऐसे हर शहर में, हर बड़े शहर में जहां पे एयरफोर्स है, वहां पे जितने भी वाइटल पॉइंट्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो एक तरह से बहुत लोग मिलजुल के काम करते हैं। तो हमने जैसे कि लाहौर में आज कर्नल सोफिया कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो उन्होंने क्लेम किया कि हमने एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का, उनके रडार को नाकाम कर दिया था, उसको ध्वस्त कर दिया था। क्या सिर्फ जैसे लाहौर का मैं उदाहरण दूं, वहाँ पर मिसाइल अटैक भारत ने किए या ड्रोन अटैक्स जो भी हुए हों, ये एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम होने के बाद किए गए या पहले किए गए? आप सवाल को थोड़ा मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जिस एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने की बात हमारी तरफ से कही जा रही है, ये सिर्फ लाहौर में था या हमने पूरे बॉर्डर पे ही उनके एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया? मतलब इसमें कंफ्यूजन है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हमने शायद एक रडार को टारगेट किया था, मैंने उतना ही देखा है। एक ड्रोन जाके एक रडार से, होता क्या है कि रडार्स जो हैं वो आरएफ सिग्नल्स भेजते हैं, मतलब वो जाके टारगेट्स को टकरा के आते हैं। जैसे होमिंग ड्रोन्स होते हैं, वो ड्रोन्स क्या करते हैं, इस सिग्नल्स पे लैच ऑन कर लेते हैं, और जहां से ये सिग्नल आता है बिल्कुल उसके बीचों बीच जाके टकरा के फिर एक्सप्लोड कर लेते हैं। मतलब तो ये एक तरीके से क्या हम इन्हें कह सकते हैं कि ये एक सुसाइडल ड्रोन्स हैं? हाँ, ये कामिकाजी ड्रोन्स हैं। हाँ। ये कामिकाजी ड्रोन्स हैं, लेकिन वो रडार होमिंग ड्रोन्स होते हैं। ये करेक्ट। ये रडार सिग्नेचर्स पकड़ते हैं और फिर उसको होम करके जाके सीधे रडार को जाके वहां जाके एक्सप्लोर कर देते हैं। उसके बाद रडार किसी काम का रहता नहीं है। शुक्रिया सर, हमारे साथ प्लीज कनेक्ट रहिएगा। मैं थोड़ा सा डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं, और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है PTI, उसकी एक महिला सांसद हैं, उनका अभी एक स्टेटमेंट मैं चाहता हूं कि इस डिबेट में राजपूत जी को, वाजपेयी जी को, खास तौर पर दोनों लोगों को सुनवाया जाए। जरा वो बयान चलाया जाए भाई। का स्पेशली जो रवैया है वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। यानी इंटरनेशनल मीडिया में अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो ना जाओ। इफ यू कैन नॉट डिफेंड योर ओन कंट्री, डोंट गो देयर, डोंट मॉक योरसेल्फ, डोंट मॉक योर गवर्नमेंट, डोंट मॉक योर स्टेट। अगर आप बयान वहां पे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं,
आपसे वहां पे सवाल करते हैं और आप आगे से कहते हैं कि जी पाकिस्तान दहशतगर्द पालता है, हमारे गले काटे जा रहे हैं, हम मदरसों के अंदर शहीद हो रहे हैं, हमारे ऊपर मसाजिद के ऊपर हमला हुआ है, रात के अंधेरे में हमारे ऊपर हमला हुआ है, पुलगाम वाकया पाकिस्तान ने किया ही नहीं। अभी हमारा जो है वो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ है। आप इंटरनेशनल मीडिया पे आपको जाने का शौक है, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के पास इससे ज्यादा पढ़े लिखे बेहतर जो है वो गवर्नमेंट का बयानिया करने के लिए, बात करने के लिए लोग होंगे, उनको भेजें। ये इस तरह की शोहदा की बेहुरमती ना करवाए कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर और उनके मीडिया के अंदर वो आपके डिफेंस मिनिस्टर का बयान चलाएं। आप मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे। आप जो है जो मोदी का जो आपका जो हमसाया मुल्क है जो आपके खिलाफ दहशतगर्दी करता है, आप उसके बयान को तकवीत दे रहे, आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं करें। आपके मन में ये सवाल होगा कि ये महिला सांसद किसके ऊपर इतनी खासी नाराज है। कर्नल साहब, आपको पता है वहाँ का जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा उसके आसिफ, ऊपर हुआ है क्योंकि एक जाहिल आदमी है शायद, उसको अंग्रेजी भी नहीं आती और वो इंटरनेशनल मीडिया में जाता है, बेइज्जती करा के आए। नाराजगी जायज है, इनकी जगह शायद आप होते हम होते तो भी हम लोग इतनी नाराज होते। जहाँ जाता है बेइज्जती कराता है। बताइए, ये हालात हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी मीडिया को भी पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के बारे में रिपोर्टिंग करनी चाहिए, बजाय ये फैंटेसी रिपोर्टिंग के जो राजपूत जी के दोस्त लोग करते रहते हैं। उसमें जाके इनके अंदरूनी हालात के बारे में हमें बताना चाहिए। कर्नल आरपी सिंह मेरे साथ मौजूद है। सर, आप मुझे ये बताइए कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ जो जवाबी कार्रवाई की है, ख़ासतौर पर पहली स्ट्राइक के बाद तो हम सिर्फ जवाब ही दे रहे हैं। जी। अभी हम अटैक तो कर नहीं रहे हैं, अभी तो हम डिफेंस में ये सब काम कर रहे हैं। ये पर्याप्त है या फिर हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, देखिए, अभी तो ये फेज़ 2 है और फेज़ 2 में जैसा कि सबने बताया है आपको कि हमने कोई भी IB या LSC या LOC क्रॉस नहीं किए। जो कुछ भी क्रॉस हुआ है बस मिसाइल्स हुए हैं या ड्रोन हुए हैं या आर्टी फायर या फाइटर प्लेन्स हुए हैं। फाइटर प्लेन्स भी नहीं गए हैं, बल्कि फाइटर प्लेन्स नहीं गए हैं, क्योंकि जहां फाइटर प्लेन्स उनके आएंगे तब हमारे जाएंगे। एक्चुअली उन्होंने आरोप लगाया था कि इंडियन फाइटर नहीं, वो गलत है, वो गलत है। बल्कि उन्होंने कहा था 5 फाइटर फाइटर मैंने मार भी दिए, बल्कि संसद में उन्होंने अभी बयान दिया है। यही डिफेंस मिनिस्टर तो नाराज है, वही डिफेंस मिनिस्टर ने दिया। जायज है, इसका गुस्सा जायज को बना दो। और उन्होंने सबसे बड़ी गुस्से की बात अगर आप जानना चाहें तो उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि उन्होंने पूछा अथॉरिटी क्या है, मुझे प्रूफ दिखाओ। तो उन्होंने क्या बोला है, नहीं सोशल मीडिया किसका, इंडिया का। अब ये तो मतलब कि ये बात कही गई है और सही ये बात है कि सोशल मीडिया इंडिया के हमारा मिलिट्री रिस्पांस कैसा है सर? हमारा मिलिट्री रिस्पांस जो पाकिस्तान को है वो कैसा है? मिलिट्री रिस्पांस जो है हमारा परफेक्ट है। हमने कोई भी जिटरी पन नहीं दिखाया है। हमारे जो ट्रुप्स वहाँ पे हैं वही हैं। हमने कोई मूवमेंट्स नहीं की हैं। आप कहीं भी पीस स्टेशन से कोई भी मूवमेंट्स नहीं हुई है कि हम अटैक पे जा रहे हैं। हमारे जो वहाँ पे लोग हैं उनको ये खुली छूट दी गई है कि आप अगर सीज फायर का वायलेशन होता है उसके खिलाफ जैसे वो फायर कर रहे हैं उससे आप बढ़ के फायर करिए। अगर उन्होंने आरटी खोली, इन्फेंट्री बटालियन खोली तो खोली उन्होंने, और उसके खिलाफ आप फायर करिए। तो ये चीज़ तो हो रही है और होगी भी। देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप की कंसेंट किसी भी मिलिट्री एक्शन के लिए सर डेमोक्रेसी में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप पॉलिटिकल लीडरशिप की कंसेंट है तभी गो हेड आप लोग को मिलता है, अदरवाइज नहीं। पाकिस्तान में जैसे हालात हैं, जिस तरह का वहाँ की स्थिति है, और वहाँ की संसद में वहाँ के प्रधानमंत्री को खुलेआम बुजदिल, कायर, सरकार को बुजदिल और कायर कहा जा रहा है, डरपोक सरकार कहा जा रहा है, तो आप क्या मानते हैं कि मिलिट्री और हुकूमत के बीच के रिलेशन वहाँ कैसे हैं इस वक्त? देखिए, वहाँ पे जो हुकूमत है या जो देश है, पाकिस्तान के पास मिलिट्री नहीं है, मिलिट्री के पास पाकिस्तान है। वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल लाइन, आई डू एग्री विद यू। तो अब आप सोच सकते हैं भारत में कुछ और है। यहाँ के सरकार के पास मिलिट्री, सरकार इज एवरीथिंग। यस। तो यहाँ पे जो है सरकार, हमें कोई भी सरकार हो जो कहती हम करते हैं। मैं इसीलिए कहा पॉलिटिकल लीडरशिप की आपके पास मैंडेट है या नहीं? क्या मैंडेट है? अब मैंडेट कैसे हमें इस्तेमाल करती वो अगर आप सवाल पूछेंगे तो हम बता सकते हैं। लेकिन मैंडेट ने जैसे अभी इनको मैंडेट है उनकी लीडरशिप, क्योंकि मैं देखता हूँ डिफेंस मिनिस्टर क्लूलेस रहता है, अंड बंड बोलता रहता है ख्वाजा। वहाँ पे अच्छा, शहबाज शरीफ तो छिपा हुआ है,
उसकी भतीजी मरियम नवाज एक स्टेटमेंट मजम्मत तक का भी करने का हौसला उसने नहीं दिखाया। आप ये बताइए, उनके मरियम के डैड जब थे कारगिल के टाइम पे, आपको पता होगा मुशर्रफ ने क्या उनसे पूछा था? अच्छा, मुशर्रफ ने पूछा था, तब की वो चुना हुआ था, जी हाँ। था, ये तो पपेट है। तो उस प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता है कि कारगिल कर रहा है। विदाउट पॉलिटिकल लीडरशिप के गो अहेड की कैसे हौसला आता है इन लोगों में? क्योंकि वहां पे मैंने आपको बताया ना, निरंकुश हैं कि वो निरंकुश हैं। वहां पे जो कि फौज ही है वो देश चलाती है, हर तरह से देश चलाती है। आज से नहीं, 47-48 से चला रही है। अयूब खान के टाइम में आपने देखा होगा। अच्छा, मनोबल तो बदला हुआ है इस बार हमारी तरफ से जितना मैंडेट इस बार गवर्नमेंट को है, अनप्रेसिडेंटेड है। फुल सपोर्ट है हमारी गवर्नमेंट को, अपोजिशन हो, मीडिया हो, इंस्टीट्यूशंस हो, आवाम हो, इतना जबरदस्त सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट को इस बार है। वो पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट एक्शन का सर पर्याप्त मैंडेट है। ये मैंडेट के साथ साथ कुछ और बातें हैं जो हमने पैनिक क्रिएट किया है। हम वो सोच रहे हैं कि हम कुछ करेंगे, हम कुछ कर ही नहीं रहे, उसी में वो पैनिक हुए जा रहे हैं, उनकी हालत उसी में खराब हो रही है। करेंगे हम लोग कुछ नहीं, हम करेंगे, क्योंकि वो तो कहा जा चुका है कि हम जड़ से खत्म करेंगे। तब ठीक है। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, जब इतना बड़ा मैंडेट आपके पास है, सेना भी तैयार है, डायरेक्ट एक्शन कब सर वाजपेयी जी? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे विश्व का मैंडेट भारत के साथ है। विश्व के तमाम बड़े लीडरों ने ये कहा है कि अगर भारत को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और जो भी आतंकवादी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उसका नाश करने का अधिकार है, और भारत वही कर रहा है। मुझे लगता है कि जो भी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से हो रही है उसका भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भारत अभी हमला करना या उसके जो नागरिक है उन पर हमला करना, इससे बचने की कोशिश कर रहा है। हम चाहते हैं कि आतंकवाद का सफाया हो। दो मुल्कों के बीच में जो एक बहुत बड़ी लाइन है वो आतंकवाद है, और पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक राज्य माना जाता है। स्वयं उनके डिफेंस मिनिस्टर ने स्वीकार किया कि हम 30 साल से करते हुए आ रहे हैं। तो मुझे लगता है भारत उसका सर्वनाश करने पे लगा है, और इस काम में सिर्फ मैंडेट देश की जनता, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, पूरे विश्व के जो बड़े लीडर्स हैं, देश हैं, उनका भी मैंडेट भारत के साथ है। और हम अब की वो करके दिखाएंगे जिसके लिए जनता चाहती है कि ऐसा हो, वो भारत सरकार करके दिखाएगी, हमारी सेना करके दिखाएगी। 140 करोड़ भारतवासियों का जो लक्ष्य है कि हम वो बदला लेकर रहेंगे, हम वो बदला लेकर रहेंगे। जनता क्या चाहती है वाजपेयी जी? जनता चाहती है कि उनको प्रॉपर जवाब दिया जाए। जो घटना हुई आइंदा कभी भविष्य में ना हो। आतंकवादी इस तरह की जो कार्रवाई है ये ना कर सके, ऐसे आतंकवादियों का समूल सफाया हो। अगर उसके बीच में पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान भी नुकसान उठाएगा। जनता निर्णायक युद्ध चाहती है, आप सर्वे करा के देख लो। नहीं, देखिए, वो तो ब्रजेश जी, मुझे लगता है जितने लोग हैं हम आप सब चाहते हैं कि एक बार पाकिस्तान को क्रश कर दिया जाए, पर तमाम चीजें स्ट्रेटजी से चलती हैं। मुझे लगता है सरकार, लोकतंत्र में विपक्ष और हमारी सेना मिलकर वो योजना बना रही होगी, और उस योजना के तहत ही ये जो आतंकवादी गतिविधियों का पालक देश है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, आपने तो चुनाव में वायदा किया था कि सरकार बनने दीजिए, 6 महीने में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत के पास होगा। सर, 1 साल हो रहे हैं सर, और अब तो मौका भी सही है, दस्तूर भी है। ब्रजेश जी, ऐसा कोई, कर्नल साहब, दस्तूर भी है, और आपने वायदा भी किया था। सर, पूरा कर दो। वो आप कह रहे हो, आप कहते, मुझे लगता है आपकी आवाज पूरा विश्व सुन रहा है, तो मुझे लगता है कि उसमें मैं भी शामिल हूं। मैं भी चाहता हूं कि पीओके हो जाए। ही इज वेरी स्मार्ट स्पोक्सपर्सन एक्चुअली, बड़ी है, वो दर्द देने वाली है, और ये कश्मीर हमारा है। जिसको भी राजपूत जी ने ट्रेनिंग दी वो ऐसे सीटें छोड़ते हैं तो ये कश्मीर हमारा होकर रहेगा। बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप अपना वायदा इस टेन्योर में जरूर पूरा करेंगे। मैं मुझे ऐसी उम्मीद भी करता हूं। आपके आदर्श प्रवक्ता भी हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, क्या हमें निर्णायक युद्ध की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर कूटनीतिक दबाव से ही काम चला लेना चाहिए? आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, हमारा अभिमत बहुत स्पष्ट है। जो सरकार चाहेगी, जो सेना चाहेगी, जो भारत की सरकार का निर्णय होगा, उस निर्णय के साथ संपूर्ण विपक्ष, संपूर्ण जनता उसके साथ शाना बशाना खड़ी है। और सरकार
किसी भी निर्णय को लेने के लिए हमारी तरफ से अधिकृत है और हमारी सेना बहुत बहादुरी से वहां काम कर रही है। हमारी सेना ने अभी तक कोई आक्रमण नहीं किया, कोई अतिक्रमण नहीं किया, कोई हवाई क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं किया है। हमारी सेना के जो जहाज हैं अपने क्षेत्र से उन्होंने मिसाइल दागे हैं, स्पेसिफिक आतंकियों के ठिकाने पर दागे हैं और वो आतंकी, जिन आतंकियों ने, चाहे वो क्या नाम लश्कर तैयबा वाला मसूद अजहर हो और चाहे वो हाफिज सईद हो, उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया है। वो जो ठिकाने जो ये लोग किसी मदरसे के नीचे बनाते थे, किसी मंदिर के क्या नाम मस्जिद के नीचे बनाते थे, उनको सिर्फ टारगेट किया है। हमने किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया। दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सेना है, हमारे पुंछ पर निरपराध लोगों को उन्होंने टारगेट किया, एक पूरा गुरुद्वारा उड़ा दिया उन्होंने, उनको शर्म नहीं आई, जिनेवा कन्वेंशन का भी उल्लंघन किया उन्होंने। तो हम बहुत एक चीज जानते हैं, एक बड़ा पुराना शेर था कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूं। और कई दिनों से वो कह रहा है खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूं। तो हम बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं कि ये बार्किंग हम कब तक डिफेंसिव रहेंगे सर? हम सर डिफेंसिव नहीं है, हमें उत्तर देना आता है। हम शांति प्रिय देश हैं, हम युद्ध के उन्मादग्रस्त देश नहीं है। हम बहुत स्पष्ट है, सरकार किसी की भी हो, सरकार आज कांग्रेस की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन देश की सरकार है। हम युद्ध उन्मादग्रस्त देश नहीं है, हम अपनी तरफ से अटैक नहीं करते, लेकिन कोई हमको छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते नहीं। उन्होंने शुरू किया हमारे देश में जो आतंकवाद, 22 तारीख को उन्होंने हम पर अटैक करना। हाँ, हमारे कल रात का जो अटैक है क्या वो माफ करने लायक है? बिल्कुल नहीं है। कल रात के अटैक की जितनी भी बातें हैं, हमारी सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। आप देखिए, उन्होंने 400 ड्रोन भेजे, क्या कर लिया 400 ड्रोनों का? 400 के 400 गन डाउन हो गए। उन्होंने मिसाइलें भेजी, क्या हुआ? हमने गन डाउन कर दिया उनका। आप बात समझिए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। अगर वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करेंगे तो बहुत स्पष्ट है कि इस बार जिस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए थे, अब वक्त आ गया है कि वो जो दूसरा पाकिस्तान इंदिरा गांधी जी ने छोड़ा था उसको खंड खंड करने का समय आ गया है। और ये खंड खंड हमारी सेना किसी भी वक्त कर सकती है। सिर्फ सेना को क्या है कि सेना जो है हमारी नियम से बंधी है, कानून से बंधी है, हमारे शीर्ष नेतृत्व से बंधी है। जैसे ही हमारे नेतृत्व का गो हेड होगा तो हमारी सेना बिल्कुल पूरी तरीके से उनको घायल कर। नहीं सर, अभी 30 सेकंड, सिर्फ थोड़ा सा आज मोहलत दीजिए। नहीं, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक कुछ चीजें हैं जो हमारी शिकायतें भी हैं। हमारी शिकायतें आपके साथी चैनलों से, जिसको आप हमारा जो आपकी मित्र मीडिया है, जिसको आप हमारा मित्र मीडिया या गोदी मीडिया, असल में शाम में आप वहीं दिखते हो तो मुझे लगता है मैं आपको बताऊं कि कल वो उन लोगों ने कैसा स्थिति पैदा कर दी। इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, फलाने पर कब्जा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हमारा युद्ध उन्माद की स्थिति, जो कि भारत युद्ध उन्माद से बचता है। अच्छा, जब आप उनकी डिबेट में जाते हो तो उनको समझाते नहीं कि ये सब क्यों करते हो? सर, मैं उनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं आज की डेट में आपके माध्यम से, मेरे से मत पूछो, आपको छुप छुप के सब लोग देखते हैं, तो वो छुप छुप के देखते हैं, हमें खुलेआम देखिए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भैया, जहां जहां कल कब्जा किए रहो तुम लोग, वहां सब दाखिल खारिज करा लिए हो कि नहीं करा लिए? सर, नोएडा के बेसमेंट में शहबाज शरीफ हाथ पांव बांधे आज की डेट में जिस तरीके से ये जो एक गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है, ये हमारी सेना को तंग करता है। मेरा उनसे कहना है, या तो वो माफी मांगे, और नहीं भारत की सरकार को ऐसे लोगों को जो युद्ध उन्माद पैदा करते हैं उनको जो है सीधे सीधे जेल में डाल। धन्यवाद सर। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ जी हैं, मैं एक शार्प रिएक्शन उनका जल्दी से लेना चाहता हूं। सर, क्या ये सही समय है जब पीओके को लेकर भारत को कुछ निर्णायक पहल करनी चाहिए? सर, मौका भी है, दस्तूर भी है, मैंडेट भी है, उधर की हुकूमत का, आवाम का सपोर्ट भी नहीं है। क्या ये सही समय है सर? भाई साहब, कुछ भी एक्शन सरकार, कुछ भी एक्शन फौज करती है वो सरकार के आदेश पे है। आपके पास पॉलिटिकल लीडर्स बैठे, आप उनसे पूछिए। फौज का काम है एक्शन लेना, फौज का काम है डिसीजन। फौज ये डिसीजन नहीं लेता। मेरे ख्याल आपको पहले भी आपने सुना होगा राजनाथ सिंह और अमित शाह बोलते हुए कि हम लेंगे, और जब आर्मी चीफ को पूछा गया उसने एक ही जवाब दिया, जब सरकार डिसीजन देगी तो हम देखेंगे, तब हम करेंगे। अब आपके पास बैठे हैं पॉलिटिकल लीडर्स, डिसीजन वहां से आना चाहिए। हाँ, नहीं, मैंने तो याद भी दिलाया इनको, डिसीजन नहीं लेते। इनको याद भी दिलाया कि आपने कहा था
6 महीने में, और हम लोग तो साल भर हो रहे हैं। सर मैं जानना चाहता हूं कि जो सैन्य तैयारियां हमारी हैं और पाकिस्तान की जो सैन्य तैयारियां हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये एस्केलेशन है, ये और बढ़ेगा आगे? अब पूरा पाकिस्तान पर निर्भर है। वो एक कदम लेगा, हम 4 कदम लेंगे। अगर वो एक कदम नहीं लेगा और पीछे बैठ जाएगा, हम शांत हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद था टेररिस्ट कैंप को हिट करना, हमने कर लिया। हमारा मकसद, उन्होंने आर्टिलरी फायर खोला, हमने उनके पोस्ट और कैंप्स और गांव भ्रष्ट कर दिए। अब अगर वो शांत बैठेगा तो हम शांत है। पीएम और सरकार तो यही कह रही है। अगर वो एक्टिवेट करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। आप उनसे पूछिए, शहबाज शरीफ से, आसिम मुनीर से, क्योंकि मैंने तो ना उनसे खाना खाया, ना उनसे बातचीत करी है, पर अगर आपने करी है तो आप उनको पूछ लीजिए कि उनकी कार्रवाई क्या है। उसके लिहाज से सर मैं आपको हमारी कार्रवाई, सर मैंने भी उनका चावल नहीं खाया सर, मैंने नहीं खाया। आप चेक करा लो सर मेरा। तो बस आपके हाथ में है, आप उनसे पूछ लीजिए तो मैं आपको बता दूंगा। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मैं एक विषय पे और जानना चाहता हूँ, क्या वहाँ की, आप तो चूंकि बड़ा लंबा वक्त आपका मिलिट्री में बीता है, क्या वाकई में वहाँ की मिलिट्री कोई पॉलिटिकल लीडरशिप की कंसेंट नहीं लेती? और जिस तरह का वहाँ पर मुजाहिरा हो रहा है और जिस तरह का बॉर्डर पर एक्टिविटी दिख रही है, क्या वाकई में वहाँ की सेना इतनी निरंकुश है कि पॉलिटिकल लीडरशिप की गो अहेड की उन्हें जरूरत भी नहीं पड़ती? जब बॉर्डर के ऊपर बातचीत होती है तो पाकिस्तान के जो लोग आते हैं बातचीत के लिए, कहते हैं आपको फायर खोलने के लिए, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, अभी काफी टाइम निकल गया, अब बहुत बदल गया है हमारी तरफ से भी। उस समय कहते थे आपको फायर खोलने के लिए दिल्ली का आदेश चाहिए, हम तो इस्लामाबाद को बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, चुप रहो बस। तो ये फर्क था। पर अब हम लोग की तरफ से काफी कुछ खुला आ गया है, रिस्पॉन्ड डायरेक्ट करते हैं। पर पाकिस्तान के अंदर फौज आसिम मुनीर कंट्रोल करता है। शहबाज शरीफ तो सिर्फ उधर तोते की तरह बैठा हुआ है, जो आसिम मुनीर बोलेगा वो शहबाज शरीफ रिपीट करेगा। उसके अंदर अपना तो उसके पास कोई परमिशन नहीं है दिमाग इस्तेमाल कर, डिसीजन सब आसिम मुनीर लेते हैं। तो ये फर्क है दोनों देशों। ऑलराइट, एक विषय और है जिस पर मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं कि इस बार मैंने देखा कि ना तो बलूचिस्तान से, न सिंध से, पश्तून समूहों ने भी कुछ कोई ऐसा मजम्मत नहीं की भारत की कार्रवाई की, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी मैंने देखा कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठी जिसने भारत का कोई विरोध किया हो। ये अंतर महसूस हुआ क्या आपको? आपको बहुत सिंपल है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम शुरू हो गया, क्वेटा के अंदर 12 कोर है, उसके 2 डिवीजन है, सब हमारी तरफ आ गए। और जैसे वो शिफ्ट हुए तो बलूच खड़े हो गए और टीटीपी भी खड़ा हो गया, क्योंकि वही फॉर्मेशन है जो उनका पूरे वेस्टर्न प्रोविंसेस को देखता है। उधर आर्म फोर्स आर्मी कम हो गई तो बलूच ने झंडा अपना उड़ाना शुरू कर दिया। रोड के ऊपर आके उन्होंने गाड़ियां चेक करनी शुरू कर ली, उन्होंने इलाका अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। तो उनको तो वो तो खुश है कि जो हम कर रहे हैं उससे उनका फायदा हो रहा है। इसीलिए अगर आप देखोगे, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे टीटीपी हो, चाहे बलूच हो, सब इस बात पे खुश है कि इंडिया जो कर रहा है हमारे फायदे के लिए। करेक्ट सर, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कक्कड़ साहब, आपने शानदार बात कही। वैसे चावल मैंने नहीं खाया, सुरेंद्र जी ने भी नहीं खाया, वाजपेयी जी ने भी नहीं खाया, सुधाकरन जी ने भी नहीं खाया, वाजपेयी जी तो गए हुए, चावल नहीं खाया सर हमने सर। सर शुक्रिया, नमस्कार, नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। वीरेंद्र जी भी आ गए। भाई वीरेंद्र जी, क्या ताज़ा सूरत हाल है, क्या अपडेट है? और इतना पाकिस्तान के सांसद लोग देख रहे हैं, कितना गरिया रहे हैं इनके लोगों को, इनको कोई शर्म वरम है या नहीं वीरेंद्र जी? बिल्कुल, देखिए पहलगाम का जो बदला है वो तो हमने 2 दिन पहले ले लिया हमारी सेनाओं ने। इस देश में कल शाम को 8 बजे एक सूचना आई कि जम्मू में एयरपोर्ट के पास हमले हो गए हैं और मिसाइल से पाकिस्तान ने अटैक किया है। शुरुआती हमले कुछ तेज रहे, दिखाई पड़े, जिनको हमारे सुरक्षा उपकरणों ने ध्वस्त कर दिया। लेकिन जब जम्मू से लेकर राजस्थान तक ये खबरें आने लगी तो ऐसा लगा कि अब युद्ध शुरू हो गया है और तेज हो गया है। लेकिन आपको बताऊं कि हम लोग जब पूरी रात डटे रहे तो ऐसे 11 बजे के बाद से पाकिस्तान पस्त हो गया। उसके यहाँ से ना कोई जवाब आ रहा था, ना कोई कार्रवाई का
रॉकेट आ रहा था, कोई मिसाइल आ रही थी। भारत ने जब जवाबी हमला शुरू किया तो ऐसा लगा कि रात में कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद क्या क्या आज तबाह हो जाएगा। और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, आतंकियों की पनाहगाह, तमाम सारी जगहों पर भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। ये पिछली बार पहलगाम की तरह ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि अरे वो तो रात के अंधेरे में आए थे, हमारा 15-20 पेड़ टूट गया और 20-25 बकरियां मर गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। आज हालत यह है कि मिसाइल गिर रही है और अपने लोगों से कह रहे हैं कि बिजली गिर गई है, छुपा रहे हैं। इज्जत का फलूदा जिसको कहते हैं, और जनता गाली दे रही वहीं खुलेआम सड़क पर। तो आप ये सोचिए, ये बेशर्मी की सीमा तक चले गए हैं। पाकिस्तान ने अपनी औकात से बढ़कर भारत से युद्ध ले लिया है और इस देश में 140 करोड़ लोगों की भावना यह है कि ये ऑपरेशन सिंदूर रुके नहीं, इसको जारी रखना है। क्योंकि जब कोई फोड़ा नासूर बन जाता है तो उसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आज हमें गर्व है कि हमारी टेक्नोलॉजी ने 60 से ज़्यादा मिसाइलों को ध्वस्त किया जो गिरने नहीं पाई। ये एक तारीफ है सेना की, देश की, सरकार की। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने जो सम्मान आज दुनिया में भारत का बढ़ाया है, ये और जो ताकत का एहसास कराया है, ये एक नया भारत है। और पूरी दुनिया इस बात को जान ले कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत कई गुना बड़ा है और उसकी शक्तियां कई गुना बड़ी हैं। आज पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर है और उसके नेता, उसकी सेना अगर जनता की लाशों पर सियासत करने निकले हैं तो वो करें। हमारे लिए तो हमारा एक एक जवान, एक एक आदमी, एक एक जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। हम पूरी दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि हमने भारत के एक एक नागरिक के जान की रक्षा के लिए पूरी रात, पूरी बॉर्डर पर हमारी सेनाओं ने काम किया है। ब्रजेश जी, जब वैचारिक संघर्ष शुरुआत के दिनों में था, जब 15 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई थी इस देश के भीतर, लेकिन आज जब एकजुटता आई है और आक्रमण हुए हैं तो पाकिस्तान में अपने घर में उनकी आवाम अपनी नेताओं को, अपनी सेना को गालियां दे रही है। वहां पर अलग अलग इलाकों में विद्रोही सक्रिय हो गए हैं। तो जो लोग अपने घर में फटे हुए कपड़ों को नहीं सिल पा रहे हैं, वो भारत में आकर लड़ाई क्या करेंगे? वो तो दूसरों के दिए हुए बैसाखियों पर चलने वाले लोग हैं, उनके सहारों से वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि अगर वो अपनी इस हिमाकत से, अपनी इस हरकत से बाज नहीं आते हैं तो उनको और ज़्यादा भोगना पड़ेगा। भारत की सेना ने साफ कहा है कि वो किसी निर्दोष जनता को निशाना नहीं बनाना चाहती है। पूरी दुनिया इस बात को देखा है कि हम उच्च कोर्ट का आदर्श इस कार्रवाई में भी प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला अगर गंदगी पर उतर आएगा, नीचता पर उतर आएगा, तो फिर उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। भारत ने सम्मान के साथ अभी तक इस पूरे हमले का जवाब दिया है। आगे वो 100 बार सोचें कि भारत से लड़ना है कि नहीं, और अगर लड़ते हैं तो फिर अपने निजी रिस्क पर लड़ें। उनको ना चाइना मदद करने आएगा, ना अमेरिका मदद करने आएगा। फिलहाल जो भारत ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई है, उस पर हमें गर्व करने का समय है। हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ाने का समय है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जो मिसाइलें हमने दागी हैं, वो सब हमारे अंदर एक उत्साह पैदा करती हैं। इसके अलावा सियालकोट, बहावलपुर, इन सब इलाकों के डिफेंस सिस्टम को जो तबाह किया है भारतीय सेना ने, वो सब भी हमारे लिए गर्व की बात है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ऑल आउट की स्थिति में आ गया है कि लड़ो, कितना लड़ोगे, तुमको जीरो पर पहुंचाकर छोड़ेंगे। तो ये चीज़ें अगर वहाँ की सेना और वहाँ के नेताओं के समझ में नहीं आ रहा है तो वो अपने देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। हालात गंभीर हैं और ये बात जान लें कि धोबी का कुत्ता ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा।
अब उसको पानी में डूबना पड़ेगा, आकाश में उड़ना पड़ेगा, जमीन के अंदर गड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान एक गुलाम देश की तरह रह गया है जो लोगों की दी हुई भीख पर अपनी चीजों को चला रहा है। उसको कम से कम अपने जनमानस के भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। आज हमारे देश की बेटियों और महिलाओं को इस ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत नाज है और सामने वाले को भी कि हमने बता दिया है कि तुम्हारी औकात हमसे बराबरी करने की नहीं है। हम अपने बहन बेटियों की मांग की सिंदूर की रक्षा करना जानते हैं। तो फिलहाल हरिओम पवार साहब की एक कविता है, सुनिएगा कि बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े पर चीरा लगाना तब बहुत जरूरी होता है। अर्धसती की सब भूलों का समाधान हो जाने दो और सब समझौते मरे पड़े हैं, पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो, सोले भरो चिंगारी में, आंसू से पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। और तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जयनाद करो और 48 में जो खोया था वो कश्मीर अब आज़ाद करो। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत पूछी बात आपने कही, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपनी ओपिनियन ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, क्विक राउंड है, दूसरा चरण हम इस परिचर्चा का प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ एस सुधाकरन जी मौजूद हैं, फॉर्मर विंग कमांडर हैं, डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट हैं। सुधाकरन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बड़ी चर्चा हुई कि S-400 ने बड़ा कमाल करके दिखाया, लेकिन हमारे पास और भी डिफेंस सिस्टम है जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिली। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर जो इस वक्त ऑनगोइंग मिलिट्री एक्शन है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या आप इसे एक सफल सैन्य कार्रवाई मानते हैं या फिर ये अभी ये संदेश है कि भारत चुप नहीं बैठेगा? आप इसे क्या मानते हैं? देखिए, मुझे अभी तक मैं जो ये डिस्कशन सुन रहा हूँ इसमें गलतफहमियां बहुत है। जैसे आपने बोल दिया कि इन्होंने वादा कर लिया जाके पीओजे के लेके आओ। देखिए, ये कोई खिलौना नहीं है कि आप चले गए और उठा के। सर, इट्स नॉट माय स्टेटमेंट, आई एम सॉरी अगर आपको हर्ट किया। मैंने केवल एक पॉलिटिकल कमिटमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी का याद दिलाया था। सर, आप सुनेंगे तो समझेंगे, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ये मंशा नहीं था कि मैं किसी को कटघरे पे खड़ा करूं, लेकिन ये हमें थोड़ा जिम्मेदाराना तरीके से समझना पड़ेगा कि हम कह क्या रहे हैं। देखिए, जंग ऐसा नहीं है कि आज की डेट में जो जंग होता है वो जमाने पुराने जमाने थे जब हम लोग उतर गए और तलवार एक दूसरे पे चल गए और जब तक सबका गला कटा नहीं कोई घर वापस नहीं आता था। आज के हिसाब से जंग ऐसा नहीं चलता। रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, ये चरण में चल रहे हैं। अभी फेज 1 हुआ, आपने देखा, फेज 2 हुआ, फेज 3 हुआ। इसमें अभी देखिए, अभी 10 दिन तक हम सब चुप बैठेंगे। आपको मैं एक चीज पे पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब पहलगाम में अटैक हुआ था उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर सबसे बहुत बड़ा कदम उठाया गया था, वो इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन। इसका मतलब जानते हैं, पता है क्या है? ये जंग अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये पानी के लिए, जब बूंद बूंद पानी के लिए जब वो तरसेंगे तो उनके पास और कोई चारा नहीं बचेगा। उनको हमारे साथ लड़ना ही पड़ेगा, या तो बात करना पड़ेगा या लड़ना पड़ेगा। अब बात करने के लिए वो तैयार नहीं होंगे, क्योंकि मोदी क्या मांगेगा उनसे? पहले टेररिस्ट कैंप्स को डिसमेंटल करो, टेररिज्म को डिसोन करो, और जितने टेररिस्ट तुमने पाले हैं पोसे हैं उनको हवाला करो। ये वो कर ही नहीं सकते। मतलब ये, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी इस चरण में लड़ाई रुक गई, अरे यार ये क्या कर दिया, हमने सोचा कि टैंक यहां जाएगी वहां जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। ये बहुत ही आपका कहना है ये फेज वाइज चलेगा, फेज वाइज चलेगा। ये फेज वाइज चल रही है, चलेगी नहीं, चल रही है। आज का डिसीजन देख लीजिए, मोदी जी ने आर्मी जनरल को ये पावर्स दिए हैं कि टेरिटोरियल आर्मी को वो वापस बुलाए। उसका मतलब पता है क्या है? उस टेरिटोरियल आर्मी में इतने लोग हैं कि वो जो कब्जा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लोग किस लिए चाहिए, आप किस लिए बुला रहे हैं? ये बहुत ही इसका मैसेज का क्या मतलब होता है? हम लोग तो कॉमन लोग हैं, इतनी समझ नहीं है जितने तकनीकी समझ आप लोगों को है। हम लोग तो एक जर्नलिस्ट के तौर पे जाने। इस ऑर्डर का मतलब क्या होता है? देखिए, टेरिटोरियल आर्मी जो है वो जो रेगुलर फोर्स है उसको ऑगमेंट करता है। उसकी जरूरत क्या आगे आन पड़ी?
तो मतलब मोदी 10 कदम आगे सोच के चल रहा है। और रही बात, एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, हम सब बोलते हैं कि पाकिस्तान कंगाल है, उसके पास बारूद नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है। कभी आपने यह सोचा कि वो इन सब चीजों के बावजूद भी इस लड़ाई में उतरा क्यों है? वो क्या सोच के उतरा है? देखिए, मैंने जिंदगी में वॉर प्लानिंग बहुत किया है। जब हम वॉर प्लानिंग करते हैं, पहले हम टेबल पे ये देखते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज क्या है। अब अगर मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं, मैं प्लान क्या करूंगा? मतलब उसके टेबल में ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपको दिख नहीं रहा है, या फिर ऐसे लोग हैं जो उनको पीछे से ऐसे सपोर्ट दे रहे हैं। चाइना का जो सीपेक में जो इन्वेस्टमेंट है $62 बिलियन का है, वो कभी भी ये मंजूर नहीं कर सकता कि पाकिस्तान को कोई आके मार के चला जाए। वो पाकिस्तान को मारे ना मारे उसको फायदा नहीं पड़ता, लेकिन उसका पैसा। सेंसिबल आर्गुमेंट है आपका, आई अप्रिशिएट, सेंसिबल आर्गुमेंट है। कंटिन्यू सर। आपको ये पीछे देखना पड़ेगा कि चाइना, टर्की, मलेशिया उनके पीछे सिर्फ साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं दे रहे, वो फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, वो वेपन सपोर्ट देते हैं। इसके ऊपर एक और ताकत है जिसको हमने अभी तक नजरअंदाज कर रखा है। सर, थोड़ा सा वक्त का अभाव है, मैं और भी पैनलिस्ट है, मैं जानना चाहता हूं जिस चीजों का जिक्र अभी विंग कमांडर कर रहे थे, क्या उनके पास इतने रिसोर्स और सपोर्ट सिस्टम है कि वो हमें सरप्राइज कर सकते हैं? देखिए, जो कह रहे हैं वो बात तो सही है, लेकिन जो ये प्लानिंग नहीं थी, पाकिस्तान की कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम भारत के साथ लड़ने जा रहे हैं, इसीलिए वो पैनिक में है, इसीलिए उनकी हालत खराब है। टुकड़ों में जवाब दे रहे हैं, इसलिए टुकड़ों में नहीं जवाब ही नहीं दे पा रहे, उनकी हालत अंदरूनी खराब है। तो अभी कोई प्लानिंग नहीं उनकी हुई है, उन्होंने ये हस्र समझा ही नहीं था कि ये होगा। जब उन्होंने प्लानिंग की है, जब उनके आदमियों ने यहाँ काम किया है, उस समय हो क्या रहा था, भारत की इंटरनल हालत क्या थी। उसी दिन वाइस प्रेसिडेंट यूएसए इंडिया में थे, वक्फ की मीटिंग चल रही थी दिल्ली के अंदर, साउथ इंडिया में। उसमें वो चाहते क्या था, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, पहली बार हुआ है जो रिलीजियस के नाम पे यहाँ पे किलिंग हुई है, ओपनली किलिंग हुई है, किसी लेडी के सामने किलिंग हुई है। किस लिए? कि दंगा और फसाद किया जाए, इस बात को बढ़ाया जाए, फ्लेयर अप किया जाए, जो कि अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे 370 के तक। अभी जो है, अच्छा, ये इस तरह का माहौल देख के वहाँ के जो और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें कुछ डर आएगा, या फिर वो और ताकत से अटैक कर सकते हैं? नहीं, उनमें डर क्या आएगा, वो हमेशा रहेंगे, ये डीएनए में है उनके, खत्म नहीं होगा। दबा सकते हैं लेकिन वो फिनिश नहीं होंगे, वो खत्म नहीं होगा। इसीलिए तो कह रहे हैं मोदी कि हम जड़ से खत्म करेंगे। ऑलराइट, वाजपेयी जी, क्या वाकई में ये कमिटमेंट है कि हम जड़ से खत्म करेंगे, हीरो वाजपेयी जी, या फिर ये ऑपरेशन कुछ वक्त चल के बंद हो जाएगा? जो कमिटमेंट है वो पूरी तरह से ऑपरेशन कैसे चलेगा, कब खत्म होगा, कितना उससे हम नुकसान करेंगे, कितने लोगों को मार देंगे, कितने आतंकवादियों को भगाया होगा, क्या आने वाला होगा, लेकिन कमिटमेंट पूरी तरह से है, इसको जड़ से मिटा देना है। वो सख्ती करेगी भारत सरकार, तमाम दाम दंड भेद युद्ध के चारों से काम करेगी और उसके हिसाब से चारों तरफ से घेरेगी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को जो स्थिति में आएगा कि आतंकवाद का आया है वो, और आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद करेगा। पर जो बात बहुत से पहले लोग कह रहे हैं कि लोगों के डीएनए में ही आतंक है, तो फिर तो वो बढ़ते जाएंगे, पैदा होते जाएंगे। और भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री और देश की 140 करोड़ जनता का कमिटमेंट है कि आतंकवाद का सबूत। थैंक यू सर। तो भारत सरकार हमारी करता है जी। ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत जी, ऑपरेशन सिंदूर ये एक मिलिट्री एक्शन है भारत का, या फिर हम एक संदेश दे रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया को? देखिए, हम शांति चाहते हैं, लेकिन ये युद्ध शांति के लिए आवश्यक है। इस युद्ध में बहुत स्पष्ट है कि शांति के लिए जिस समय हमें हथियार उठाने पड़ेंगे तो हम हथियार उठा रहे हैं, और हम हथियार अपनी आत्मरक्षा में उठा रहे हैं। अभी कर्नल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मुद्दा इन लोगों ने डायरेक्ट लड़ने की हैसियत नहीं है पाकिस्तान की, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी चीजें चुनी, इनडायरेक्ट वॉर, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान कराना, चुन चुन के कहा कि जाओ मोदी को बता देना कि हम, उन्होंने जबरदस्ती उकसाने वाली बात। और हमारे यहाँ की जिन फोर्सेस ने भी उनको लपकने की कोशिश की, जिन लोगों ने कहा धर्म नहीं देखा, जाति नहीं देखी, या क्या क्या किया, जल्दी उन लोगों को समझ में आ गया। तो हमारा तो बड़ा स्पष्ट मानना है आज की डेट में कि भारत सरकार को दोनों फ्रंट पर कायदे से
सावधान रहने की आवश्यकता है। और भारत सरकार को सावधान ही रहने की आवश्यकता नहीं, भारत सरकार के जितने अंग हैं उन सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। और मेरा स्पेशली आज की डेट में आपके जरिए मीडिया के साथियों से भी एक अनुरोध है कि आप लोग भी सावधान रहिए भाई, आपकी वजह से संयम और जिम्मेदार बरतिए। और जो सेना कह रही है, जो देश कह रहा है, जो एसओपीज हैं, उसका पालन कीजिए। खाम में युद्धोन्माद मत फैलाइए। आप तो कई चैनलों में डिबेट पे जाते हैं ना, तो ये बात उनसे कहा करिए। नहीं, मैं हमेशा कहता हूं, मैं तो हमेशा कहता हूं। मैं आपको बताऊं ब्रजेश जी, चूंकि आपके यहाँ थोड़ा सा वक्त कम है, किसी दिन मुआवजे ले लीजिए। आपके यहाँ कहने का मौका मिलता है और आपके चैनल को लोग देख लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। ब्रेक के उस पार हम आपको पाकिस्तान के डीप इलाकों में क्या स्थिति है, सिंध में, बलूचिस्तान में, पश्तून इलाकों में क्या स्थिति है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या हालात हैं, पाकिस्तान के जो 4 हिस्से हैं ना, वहाँ आवाम का बहुमत ये खो चुके हैं और आवाम सरकार यानी हुकूमत और सेना के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। थोड़ी देर में